नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी का जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें हम कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज करेंगे ज्वालामुखी। देखो हमने पृथ्वी की आकृति लाइन कर लिया, ताप कटिबंध कर लिया, देशांतर समय की गणना कर लिया, चंद्रमा कर लिया, पवने वायुदाब कर लिए, वायुमंडल के घटक देख लिए, आंतरिक संरचना देख ली, पर्यावरण समस्याएं देख लिया, तापमान देख लिया और भूकंप देख लिया। और हम देखेंगे अब ज्वालामुखी। उसके पश्चात हम समुद्री धाराएं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और ये जो प्रमुख भौतिक भू आकृतियां इनको भी अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ ये जो भौतिक भू आकृतियां मैंने ये ऊपर लिखी थी, इसी को यहाँ पर जोड़ के हम इसको और विस्तार रूप से फिनिश कर लेंगे इस टॉपिक को। चलो साहब, आज हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। शानदार और बड़ा अच्छा टॉपिक है। बेसिक्स को समझते हुए चलते हैं। देखो, ज्वालामुखी हिंदी का शब्द ही पकड़ लो, कैसा मुख जिसमें से निकल रही है ज्वाला। ठीक है। ये एक ऐसा मुख है जिसमें से ज्वाला निकल रही है, आग निकल रही है। क्लियर। तो ज्वालामुखी से हमारा क्या तात्पर्य है? जैसे भूकंप में हमने देखा था कि ये कैसी घटना है, एक आकस्मिक घटना है। कैसी घटना है भूकंप में? आकस्मिक घटना है। एकदम से भूकंप, एकदम से ज्वालामुखी फट जाता है ना, ये कैसी घटना हो गई? आकस्मिक घटना है। और इसमें एक आकस्मिक विस्फोट होता है। और ये विस्फोट कहाँ होता है? भूपटल पर होता है। कहाँ पर होता है? भूपटल पर होता है। और यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए, हमें तो साहब ये बताओ ज्वालामुखी की परिभाषा लिखनी है हमें, तो क्या लिखें? तो आप बता दीजिएगा, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है और जिसके द्वारा लावा, गैस, उसके बाद निकलता है धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। ठीक है, आदि बाहर निकलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलें आगे। अब देखो, एक बात और ध्यान करना, ये ज्वालामुखी जो सर्वाधिक आते हैं हमारे पृथ्वी पर, वह एक तो इंडोनेशिया के आसपास सर्वाधिक आते हैं, और साथ ही साथ जो परिप्रशांत मेखला क्षेत्र जो हमने भूकंप के अंतर्गत भी देखी थी, यह वह एरिया है जहां पर ज्वालामुखी खूब आते हैं। क्लियर। चलो, अब इसका आने का मुख्य कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है। इसको हम हमारे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं। जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, ज़्यादा गैस बढ़ जाती है कुकर में तो सेफ्टी वॉल्व में से हवा निकल जाती है, या फिर सेफ्टी वॉल्व फट जाता है। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो आज ही देखना, ये कुकर जो होता है, ठीक है ना, ये कुकर हो गया, ये इसकी सीटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक ना सेफ्टी वॉल्व होता है, ऐसा एक बोल्ट सा लगा हुआ होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ से सीटी से अगर हवा नहीं निकल पाती, गैस नहीं निकल पाती, तो जो सेफ्टी वाल होता है, ये पतली चद्दर होती है। मतलब ये जो ढक्कन होता है इस पर तो मोटी चद्दर होती है, लेकिन इस पर पतली चद्दर होती है। ये फट जाता है तो यहाँ से क्या निकल जाती है? गैस निकल जाती है और आपको दुर्घटना होने से बच जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप कुकर खरीदें, हमेशा बढ़िया वाला कुकर खरीदना। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। हमारे अलवर करके राजस्थान में एक जिला है, वहाँ पर हम स्कूल टाइम में रह रहे थे। तो माँ आई थी गाँव से। तो माँ ने उस दिन रसोई में खाना बना रही थी। खाना बना रही थी, हम बाहर बैठे हुए थे कमरे में, तो माँ एकदम से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बम विस्फोट होता है ना, बड़ोम देने सा। दौड़ के हम रसोई की तरफ गए। रसोई की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि जो हमारा जो कुकर था, वो कुकर क्या था, ये जो कुकर रखा था ये तो फट गया था, यहाँ से चिर गया था। दूसरा, इसका ये जो ढक्कन था, इतनी जोर से ऊपर टकराया कि ऐसे बैंड हो गया, पूरा बैंड हो गया। और सबसे भैया खुशकिस्मती की बात ये थी कि माँ नीचे बैठी हुई थी और स्लैब था, स्लैब के ऊपर गैस थी, नीचे बैठी हुई थी, जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना होने से बच गई। तो ये अगर हमारा कुकर अच्छी कंपनी का होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। ये जो सेफ्टी वॉल है, इस सेफ्टी वॉल से जो एक्सेस गैस या एक्सेस प्रेशर था वो निकल जाता, रिलीज हो जाता। क्लियर। तो ये हमारा सेफ्टी वॉल उसको, क्योंकि भैया स्कूल, अब स्कूल में पढ़ने वाले बालक थे, अब कुकर खरीदने जाते थे तो उसमें पैसे की देखते थे, इतने ही घर से पैसे मिलते थे, तो देखते थे भैया जो सस्ता सा ठीक सा कुकर मिल जाए ले लो, क्या ज़्यादा पैसे लगाने। इस चक्कर में वो अच्छी कंपनी का कुकर नहीं था और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम बच गए, प्रभु ने हमें बचा लिया। इसी तरीके से पृथ्वी का ये सेफ्टी वॉल होता है। क्या होता है, जहां से पृथ्वी कमजोर होती है भूपटल पर, वहां से ये बाहर निकल जाता है। क्लियर। चलिए, अब पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं? हाँ, अब उस पदार्थों को निकलने से पहले मैं आपके साथ इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, ये जो भूकंप होता है,
अभी मैंने आपसे मुख की बात करी, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आप समझें जिसको बोलते हैं वेंट और नेक। क्या बोलते हैं? वेंट और नेक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निकास नलिका। क्या? निकास नलिका। क्या बोलते हैं? निकास नलिका। देखो ये जो लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं, ये इस निकास नली से बाहर निकलती हैं। और ये कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। इस प्राकृतिक नली द्वारा यह जो जितनी भी साम वस्तुएं बाहर निकलती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? निकास नलिका। जिस नली के द्वारा बाहर निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? निकास नलिका। जैसे ये इसकी नलिका हो गई, यहाँ से जो भी सामान आएगा और यहाँ से बाहर फट के बाहर निकल जाएगा, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वेंट और नेक कहलाएगी। क्लियर? दूसरा होता है देखो ज्वालामुखी में पार्ट एक क्रेटर या वीवर, जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी क्रेटर याद कर लेना। मुख होता है वैसे ज्वालामुखी मुख, क्रेटर या वीवर। इसे ज्वालामुखी का मुंह भी कहते हैं। ज्वालामुखी का मुंह भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रेटर। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये जो ज्वालामुखी का मुंह है ना, इसको बोलते हैं क्रेटर या वीवर। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आप देखते होंगे एक बहुत गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। और ये गर्म पदार्थ क्या होता है? ये जब यहाँ से आ रहा होता है पृथ्वी के भूपटल के अंदर से, तब तक तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्मा। लेकिन ये जैसे ही बाहर आके यहाँ प्रवाहित होने लग जाता है, तो जैसे ही क्रेटर से बाहर निकला, मुख से बाहर निकला, तो हम इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर बाहर आता है तब हम इसको लावा कहते हैं, इसी पदार्थ को। लेकिन ये भूपटल मतलब पृथ्वी के अंदर रहता है तो हम इसको मैग्मा बोलते हैं। क्लियर? तो भैया क्या है क्रेटर वीवर से? यह जो मैग्मा धरती पर आने के लिए या एक छिद्र बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। मतलब कि ये क्रेटर, ठीक है। क्लियर? ज्वालामुखी का मुंह। तीसरा है, अभी हमारे आपसे चर्चा हुई, मैग्मा। मैग्मा क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला गर्म पिघला हुआ पदार्थ। ध्यान रखना, ये लावा नहीं है। लावा जब कहलाएंगे जब यह, और लावा क्या हो गया? लावा ये जब कहलाएगा जब धरातल पर आ जाएगा। यही मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर जब बाहर आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी समझ गए? मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, क्रेटर वीवर क्या होता है, वेंट और नेक क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे निकलने वाले पदार्थ में। देखो आप जिनका जीवन सामान्य गुजरा है, बचपन सामान्य गुजरा है वो इसको जल्दी समझ जाएंगे इस उदाहरण को। अब जैसे भैया रसोई में किसी ने देखा होगा भैया, या कभी सब्जी बनाई हो तुमने, हमने तो क्या भैया कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में खुद ही रोटी बनाते थे, खुद ही सब्जी बनाते थे, तो हमारे लिए तो बड़ा जीवंत उदाहरण है ये। कैसे? क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कुकर होता है, कुकर में सबसे पहले अगर यदि आप दाल उबालते हो, दाल बनाते हो, तो सबसे पहले क्या निकलता है कुकर में से? गैसें निकलती है। क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। उसके बाद देखना गैस के बाद धीरे धीरे गर्म जल निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप देखना चट्टाने, मतलब उसमें से दालें निकलनी, मतलब पिघली हुई दालें निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर लास्ट में जो लावा होता है, एक तरीके से लिस लिसा सा फिर पदार्थ बाहर निकलने लग जाता है। ये सीक्वेंस चलता है हमारे ज्वालामुखी में भी। देखो गैसें हमारे ज्वालामुखी में कौन से निकलती हैं, और हम इन जो गैसें को क्या बोलते हैं? सामान्यतः धुआंरे बोलते हैं। धुआंरे, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। फ्यूरॉल्स, फ्यूरॉल्स। गैसें कौन कौन सी निकलती है? SO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि इसमें गैसें निकलती हैं। आपको अगर याद हो तो हजार दुहारों की घाटी करके एक प्रश्न आता रहता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, कि हजार दुहारों की घाटी किसे कहते हैं? अलास्का में। कहाँ पर है साहब? ये अलास्का USA में है। क्लियर? और एक है कटमई ज्वालामुखी, वह भी इसी के अंतर्गत आती है। कटमई ज्वालामुखी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अलास्का में आप देखेंगे ना, गैसें निकलती रहती हैं इसमें से हजार। बहुत जगह जगह आप देखोगे तो पृथ्वी में जैसे कि कुकर में से गैसें निकलती हैं, ऐसे वहाँ भूपटल में से आपको गैसों के दुहारे मिल जाएंगे। क्लियर? अगला है फिर क्या निकला? गर्म जल निकला है। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण स्रोत्र, उष्णोस्त्र कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को हम गैसर या गीजर भी कहते हैं। पानी का गीजर होता है जो बाथरूम में, वही गीजर है, गर्म जल निकलता है यहाँ से। अच्छा, इसके कौन कौन से प्रमुख उदाहरण है गर्म जल के? आप जानते होंगे, ये हमारे प्री में कई बार पूछा भी जाता है कि ओल्ड फेथफुल गैलोक हुआ, जैसे ये कहाँ पर है ना, ओल्ड फेथफुल गैलोक इसका एग्जाम्पल हो गया।
एक येलो स्टोन पार्क है, ये कहाँ पर है ये सब अमेरिका में है। येलो स्टोन पार्क हो गया, ये भी कहाँ है, अमेरिका में है। क्लियर। और एग्जांपल लिख लो साहब, इसका एक एग्जांपल लिख लो, ग्रेट गीजर है अपना न्यूजीलैंड में। ग्रेट गीजर है साहब न्यूजीलैंड में। क्लियर। और एक है वायु मांगू आइसलैंड में, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। अ, वायु मांगू न्यूजीलैंड में, ये कुछ गर्म जोल के मतलब गीजर हैं जो प्रमुख हैं, इनको आप ध्यान रखना, ये कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग्स के लिए पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगला सब चट्टानें निकलती हैं। अब जैसे ज्वालामुखी में से जो चट्टान निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, बम। हाँ हाँ, बम बोलते हैं साहब। बम, लेपेली, टफ, फ्यूमिस। कई बार ये पूछ लिया जाता है टफ फ्यूमिस से क्या आशय है, ठीक है ना। स्क्रॉशिया, ये आकार के अनुसार इनका नाम दे रखा है, जो छोटे छोटे ये स्क्रॉशिया छोटे छोटे मटर के आकार के होते हैं, अखरोट के आकार के होते हैं। ये लेपिली भी मटर के आकार के निकलते हैं उसमें से। फ्यूमिस क्या होता है, फ्यूमिस फ्यूमिस होता है लावा के झाग से बने हुए, ऐसे जैसे कि पत्थर से निकलते हैं, छिछलेदार छिछलेदार से। कभी आप पानी के आसपास देखना, ऐसे छिछले छिछलेदार से पत्थर होते हैं, छेद छेद से, ठीक है। उसको फ्यूमिस बोलते हैं, मतलब झाग यदि जम जाए तो क्या होगा, वैसा पत्थर होता है, लावा के झाग से बने छिद्रदार पत्थर या शिलाखंड को फ्यूमिस कहते हैं। लेपिली मटर के दाने जैसे होते हैं छोटे छोटे, स्क्रॉशिया भी छोटे छोटे मटर के अखरोट के दाने के बराबर होते हैं। ये निकलने लग जाते हैं फिर गर्म जल के बाद, और अंत में तो आप देखते हैं लावा फिर बहने लग जाता है भैया। ठीक है। लावा भी भैया दो तरह का लावा होता है, एक लावा होता है अम्लीय और एक लावा होता है बेसाल्टिक। कितने प्रकार के हो गए, अम्लीय और बेसाल्टिक। अम्लीय लावा में आपके सिलिका, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और बेसाल्टिक में धातुएं की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। अम्लीय होगा तो आपको कैसे मिलेंगी, लाल मृदा मिलेगी। ठीक है। जहां पर अम्लीय ज्वालामुखी का लावा है वहां आपको लाल मृदा देखने को मिलेगी, आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेंगे। और बेसाल्टिक धातुओं वाले में काली मृदा देखने को मिलेगी। जो दक्कन प्लेटू है हमारी, वहां पर भैया कैसी है ज्वालामुखी का लावा, बेसाल्टिक काली मृदा वाला। क्लियर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। देखो जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें कई बार एक टर्म पूछ ली जाती है, आ, अंतर्भेदी आकृतियां। और पूछ लेते हैं, बताओ अंतर्भेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं। अब देखो शब्द को पकड़ो, अंतर्भेदी, क्या अंतर्भेदी। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो जैसे कि ये हमारी भूपटल है, ठीक है। भूपटल में सपोज करो ये आपकी वो वेंट थी, ठीक है। ये आपके यहाँ से अभी मैग्मा आया, और मैग्मा ऊपर तक नहीं पहुंचा और यहीं पर जम गया सपोज करो। तो ये जम जाता है ना, तो दोस्तों इसकी कुछ आकृतियां बन जाती है, जमने की आकृतियों के हिसाब से इसके कई नामकरण करे करें। ये जितनी भी आपको डायग्राम या पिक्चर दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, पृथ्वी के अंदर कुछ आकृतियां बन जाती है। ठीक है ना, जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक स्थिति में ही कुछ बनने वाली स्थलाकृति होती है, जिनको हम अंतर्वेदी आकृति बोलते हैं, वह यही है। मतलब कि साहब जो ये लावा है, ये धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या होगा, भूपटल के नीचे शैल परतों के बीच में जम जाएगा। शैल परतों के बीच में, शैल मतलब भैया चट्टानों, शैल परतों के बीच में जम जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी आकृतियां कहते हैं। क्लियर। अब विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उनके नामकरण भी हैं। ये हमारे प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। देखो एक आकृति ये है, ठीक है ना, कटोरी को उल्टी जैसे रख दियो, ठीक है। ये इसका इतना इसका मोटाई होती है, मतलब ये शेप ऐसी होती है, ठीक है ना। इसी शेप को हम बोलते हैं लोकोलिथ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लोकोलिथ बोलते हैं, लोकोलिथ। लिथ मतलब शैल खंड से तात्पर्य। देखो लिथ, लिथ जो है इसका मतलब ही पत्थर होता है, मोनोलिथिक आप देखते हो ना, वो लिथिक यही है। ठीक है। कैसी आकृति बन गई ये, गुंबद नुमा, क्या, गुंबद नुमा जमाव हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं लोकोलिथ। और इसको आप ये भी कह सकते हैं उत्तल, ठीक है ना, उत्तल।
जैसे उत्तल जो आपके कांच होता है ना, ग्लास होता है, ये वही है, गुंबद नुमा इसका जमाव हो जाता है। दूसरा क्या है, ये अवतल, जिसका तल धसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अवतल। और अवतल को इसको क्या बोलेंगे, ये लोकोलिथ है, तो इस आकृति को हम बोलते हैं लोपोलिथ। क्या बोलते हैं, लोपोलिथ, लोपोलिथ। ठीक है, ये कैसा जमाव हो गया, इसको हम प्याली नुमा जमाव के नाम से भी जानते हैं, प्याली नुमा जमाव। स्पष्ट है। अवतल बोलते हैं कैसी आकृति होगी, अवतल हो गई, और प्याली नुमा जमाव इसका होता है भैया आकृति का। ये कैसा है, देखो ये लहरदार है, ये शैलखंडों के बीच में लहर के रूप में जम जाती है, इसी को नाम है फैकोलिथ। अब हमने तो इसको ऐसे याद कर रहा था, भैया कोई चीज फेंकते हैं तो लहर के जाती है ना, तो वो ये फैकोलिथ, लहर नुमा जमाव जो आकृति बनती है अंतर्वेदी, उसी को हम फैकोलिथ बोलते हैं। क्लियर। अरे ये कैसी, ये फैल जाती है, ये फैली हुई सी आकृति है। इस प्रकार का यदि जम जाता है अंतर्वेदी आकृति के रूप में लावा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। बाथरूम में पानी फैल गया, इसको बोलेंगे साहब हम बैथोलिथ। ठीक है ना। कैसी हो गई, अनियमित लेकिन वृहद नुमा जना जमाव, अनियमित लेकिन वृहद नुमा जमाव। ठीक है। अच्छा ये कैसी है साहब, ये डाइक नुमा है, ठीक है ना, लंबी सी डाइक बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं डाइक। क्लियर। डी वाई के भी कहीं देखने को मिल जाती है। डाइक कैसी बन रही है, स्तंभ के जैसी दिख रही है ना, तो साहब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें जमाव डाइक में कैसी हो जाता है, स्तंभ नुमा जमाव हो जाता है, जिसको हम साहब बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊपर की तरफ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान रखना, सिंह भूमि जिला झारखंड का, सिंह भूमि जिला है अपने झारखंड का, इस राज्य के सिंह भूमि जिले में आपको बहुत सारे डाइक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कौन से जिले में, सिंह भूमि जिला झारखंड का। अगला हो गया सिल, इसको बोलते हैं सिल। ठीक है ना। ये कैसा जमाव हो गया, क्षैतिज जमाव है, आपको दिख ही रहा है, क्षैतिज जमाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल कहते हैं। अच्छा अब यही जो क्षैतिज जमाव चौड़ा है, अगर ये महीन हो जाए, यही शिल का जो क्षैतिज जमाव है महीन हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं, शीट। हिंदी में भी शीट ही लिख देना ऐसे, और इसको हिंदी में भी सिल लिख, सिल छोटी की मात्रा, माफ करना, इसको लिख देना सिल। ठीक है। तो आपने कितनी आकृति देख ली, आपने मोटी मोटी 7 आकृति देख ली। कौन कौन सी हो गई, 7। एक, दूसरा अपनी लोपोलिथ, ये लोकोलिथ। तीसरा लहर नुमा जमाव जो होता है इसको फैकोलिथ। चौथा हो गई बैथोलिथ, जिसको अनियमित तो वृहद नुमा जमाव होता है। और ये हो गई 5वां अपना डाइक, जो स्तंभ नुमा जमाव होता है। झारखंड का सिंह भूमि जिले पर आपको डाइक देखने को मिल जाएंगे। छठा हो गया सिल, और सिल का ही जो रूप महीन रूप है, जिसकी मोटाई कम होती है, उसको हम बोलते हैं शीट। ये आपने क्या देख ली, अंतर्वेदी आकृति देख ली ज्वालामुखी की। ये कब बन जाती है, ये धरातल के अंदर ही, भूपटल के नीचे ही बन जाती है, शैल परतों के बीच में। स्पष्ट। चलो आगे देखते हैं। ये मेन फीचर ऑफ वॉल्केनो देख लो, वैसे हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। ये क्या है साहब, मैग्मा चैम्बर। क्या है साहब, ये मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब ये मैग्मा इकट्ठा है, भूपटल के नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये साहब वेंट जो मैंने आपसे बात करा था, ये क्या है साहब, वेंट। क्लियर नहीं दिख रहा इसलिए मैं लिख देता हूँ, क्लियर। और ये क्या है साहब, इसका मुख जो है ये कहलाता है क्रेटर। अच्छा ध्यान रखना, जैसे इस ज्वालामुखी में आप देखो, ये जो ज्वालामुखी है इसमें ये छोटा सा है, अगर ये चौड़ा हो जाए, फट गया और चौड़ा हो जाए एकदम से विस्फोट से, तो क्या होगा, इस बड़े मुख को ही हम क्या कहेंगे, काल डेरा कहेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं भैया। ये क्रेटर का जो है मुख अगर चौड़ा हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काल डेरा बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ बाह्य आकृति बता देता हूँ। जैसे अभी आपने अंतर्वेदी आकृति देखी, अब हम इस ज्वालामुखी की एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव, ठीक है, मतलब लैंडफॉर्म, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म भी इनको बोलते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। अंदर की आकृति देख ली, तो भारत के भी भूदृश्य देख लें भैया कैसे बनते हैं। चलो चलो साहब, ये कौन से एक्सक्लूसिव है। पहला मैं आपको बताता हूँ, शील्ड के बारे में समझो। शील्ड वैल्केनो, शील्ड वैल्केनो में क्या है, इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है, इसका लावा जो होता है ना, ये लावा
एक तो पतला होता है। मैं इसी कुछ आपको एट्रीब्यूट बताता हूँ। कैसा होता है सब, पतला होता है और तरल होता है। अब पतला और तरल होने की वजह से क्या है, ये दूर तक ऐसे फैल जाता है शील्ड ज्वालामुखी। इसलिए आपको देखना यहाँ पे बड़े बड़े कोन नहीं मिलेंगे, ऐसे कोन बड़े नहीं मिलेंगे, फैला हुआ दूर तक मिलेगा। इसका लावा फैल के दूर तक चला जाता है। तो इसमें जो आप कोन देखते हैं ना, जैसे इस प्रकार के कोन देख रहे हैं, ऐसे कोन नहीं बनते, क्लियर, दूर दूर तक फैल जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी की जो ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है, दूर दूर तक फैल जाते हैं पतले होने की वजह से। और ये किससे, बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी किससे निर्मित होते हैं, बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। लावा देखा था हमने दो टाइप का, ये कैसा हो गया, बेसाल्टिक हो गया, क्लियर। चलो अगला देखो, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट ज्वालामुखी में क्या होता है, इसमें मेरे दोस्तों गाढ़ा होता है, ऊपर नीचे ना आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसमें क्या गाढ़ा रहता है, लावा गाढ़ा। जमाव कैसा होगा, अरे भैया गाढ़ा है तो धीरे 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 आएगा तो ठंडा होकर यहीं जमता जाएगा। तो इसकी ऊंचाई आपको कैसे मिलेगी, ऊंची मिलेगी, ठीक है ना। उसमें तो ऊंचाई आपको कम मिलती थी ज्वालामुखी की। आपको कंपोजिट ज्वालामुखी, जिसको मिश्रित ज्वालामुखी भी कहते हैं, इसमें ऊंची मिलेगी, क्लियर। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जमता है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से भी कोई, अगर कोई आपके मैग्मा और लावा यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर भी क्या छोटे छोटे कोन बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे शंकुनुमा कोन बन जाते हैं, कोन बन जाते हैं, जिनको पैरासाइट कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट कोन बोलते हैं। सामान्यतः ये जो आप देखते हैं ना, कंपोजिट मिश्रित जो वॉल्केनो होते हैं, जिनका लावा गाढ़ा होता है, श्यान होता है, इसको श्यान भी बोलते हैं, हिंदी में आ जाए तो घबराना मत। इनमें प्राय भीषण विस्फोट होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी में प्राय भीषण विस्फोट होते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रयास तो मैं ऐसा करूंगा कि भैया विश्व के जितने भी प्रमुख प्रमुख वॉल्केनो हैं आपको यहीं पर ही याद हो जाए। एक आप जानते हैं फ्यूजिमा ना, नाम से स्पष्ट है, कहाँ पर है साहब, जापान में। अभी क्या है, प्रक्षुब्ध है, कैसी अवस्था में, प्रक्षुब्ध। एक मेयान है, मेयान्स कहाँ है साहब, आपके फिलीपींस में। कहाँ पर है, फिलीपींस में। इसी का एक और उदाहरण है स्ट्रॉम्बेली, ये आप सब जानते होंगे। ये हो गया साहब हमारा स्ट्रॉम्बेली, ये कहाँ है साहब, इटली में। फ्यूजामा, मेयान, स्ट्रॉम्बेली, ये कौन से ज्वालामुखी के प्रकार हैं, कंपोजिट ज्वालामुखी के प्रकार हैं। अच्छा एक और लिख लेना, अलास्का का, सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट है। अलास्का में है साहब आपका एजकॉम बोलते हैं इसको, क्या, एजकॉम ज्वालामुखी बोलते हैं। ये भी अच्छा है, ये मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको सारे बता दूंगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में यदि आपके प्रश्न पत्र में या ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं पर आ जाए तुम अटको नहीं। दोनों प्रकार के ज्वालामुखी देख लिए। अब आप देख लो एक कालडेरा। कालडेरा में देखो क्या था, मैंने कहा था मुख देखो इसका कितना बड़ा है, इनका मुंह देखो छोटा है, इसका मुख क्या बड़ा है। बड़ा क्यों हो गया, विस्फोट होता है तो कई बार क्या नीचे धस जाती है ये, जो इसका मुंह फटके के नीचे गिर जाता है और उसका मुंह बहुत चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, काल डेरा वॉल्केनो कहते हैं। तीव्र विस्फोट से जो शंकु का जो ऊपरी भाग है ये उड़ जाता है या नीचे धस जाता है, तो इसी से क्या होता है, काल डेरा का विकास होता है, क्लियर। अरे इसके भी एग्जाम्पल देख लो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आसो जापान, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, एक आसो जापान है। ये विश्व का सबसे बड़ा काल डेरा वॉल्केनो है। नाम छोटा है लेकिन है बड़ा ये, आसो, आसो जापान। जापान जैसा देश भैया, भूकंप, ठीक है, आपके ज्वालामुखी, सुनामी किससे ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की जिजीविषा और जीवट देखो। विश्व का सबसे डेवलप कंट्री, आती रहते हैं साल में, हर दूसरे दिन भूकंप आती रहते हैं वहां पे। आगे देखें, आगे एक देख लो अब आप इसमें से, एस सिंडर हो गया, एस सिंडर देख लो। चलो एस सिंडर वॉल्केनो, ये क्या है, ऐश मतलब राख, ये वो ऐश नहीं है खाओ पियो मौज करो। राख अथवा सिंडर या शंकु, है ना, सिंडर शंकु, सिंडर कोन वाला वॉल्केनो का टाइप है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो इसका वेंट है, इसमें क्या होता है, ये जो इसका वेंट है, इसमें जो लावा बाहर निकलता है ना, ये इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो हवा में लावा आपका जो बाहर आता है, उड़ जाता है, ये हवा में जाके थोड़ा पतला होता है और ये क्या होता है, शीघ्र ही ठंडा होता है, हवा में ऊपर तक चले जाता है, ऊपर तक चले जाता है और ठंडा होकर यहीं जम जाता है, यहीं गिर जाता है। तो देखो ये भी आपको क्या कोन नुमा मिलेगा, है ना, मतलब ऊपर जाके ठोस होकर नीचे यहीं जम जाता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है आपको, हवा, हवा में उड़ा लावा, मतलब इतना प्रेशर आता है ऊपर, हवा में उड़ के लावा जो होता है फिर नीचे आता है तो ठंडा होके
छोटे 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 ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित होकर यहीं जम जाता है। क्लियर? ये हवा वाला की पॉइंट ध्यान रखना, किसमें? ऐश, सिंडर, वॉल्केनो। इसका नाम ही ऐश है, राख अथवा सिंडर, मतलब हवा में जो लावा हो राख रूप में रहता है और नीचे मतलब राख में कन्वर्ट होके ठोस में कन्वर्ट होके नीचे गिर जाता है। क्लियर? अगला देख लेते हैं साहब हम हमारा डोम वॉल्केनो। डोम वॉल्केनो देख लेते हैं। डोम वॉल्केनो क्या है साहब? डोम वॉल्केनो में कोई विशेष बात नहीं है। इसमें क्या होता है, वो ये गाढ़ा गाढ़ा आता है, तो इसकी वजह से बड़े स्टीप बन जाते हैं, स्लोप इसके स्टीप हो जाते हैं और फास्ट कूलिंग लावा हो जाता है ना। थिक होता है, देखो थिक है, फास्ट कूलिंग लावा जिसको डोम डोम बन जाता है, इसको डोम वॉल्केनो का नाम दे दिया। और ये आपने फिशर वॉल्केनो देख लिया क्या? हाँ, फिशर में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल के बीच में जो ऑलरेडी जगह फटी होती है वहां से निकल जाता है। बेसाल्टिक जो आपने देखा ना, शील्ड वॉल्केनो और फिशर ये करीब करीब सेम सी रहते हैं। ये फिशर, फिशर मतलब कि फट के बीच में से निकल जाता है ना, वो ये फिशर है। फट के इन द सेंस कि भाई ये ऐसे चौड़ी हो जाती है, कटक जो होते हैं ना उन कटकों में से निकल आता है, तो दरार होती है वहां से निकल के आता है, उसको फिशर वॉल्केनो कहते हैं। और इससे जो आकृति कैसी बनेगी, ऐसी लंबी लंबी आकृति बनेगी जैसी आप शील्ड वॉल्केनो में भी देखते हैं। ठीक है? लेकिन फिशर वॉल्केनो में ढलान जो होती है वो शील्ड वॉल्केनो के मुकाबले कम होती है, इतना सा इनमें अंतर होता है। तो बाहर के भूदृश्य कैसे बनेंगे आपने ये भी देख लिए, अंतर्वेदी हमने देख लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं। इसमें एक और आप देखो भूदृश्य का ध्यान रखना, एक आकृति बन जाती है मेरे दोस्तों जिसको वॉल्केनो प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्केनो प्लग। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट या प्लग, है ना, ज्वालामुखी डॉट, ज्वालामुखी डॉट। देखो क्या हुआ, जैसे कि ये आपके था मैग्मा, ठीक है, और ये सब हमारी ये जो वॉल्केनो की आकृति है। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाता है, ज्वालामुखी में से मतलब लावा अब बहना बंद कर देता है, शांत होने के पश्चात क्या होता है, धीरे 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 ये जो बाहर का जो पार्ट है इसका इसका अपर्दन होने लग जाता है। या जैसे सपोज करो शांत हो गया तो ऊपर मिट्टी टिट्टी जम गई इसके, ये जो बीच में आप जो आ रहा था ना मैग्मा ऊपर आ रहा था, लावा वाला जो वेंट था, जो निकास नलिका थी, इसके आसपास क्या, मिट्टी पत्थर और इसे लावा के भी कुछ पार्ट जम जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपर्दन बारिश वारिश होती रहती है, तो ये इनका अपर्दन हो जाता है साइड के। अपर्दन होने के बाद क्या होता है, ऐसे लंबे लंबे से डॉट दिखने लग जाते हैं, ये डॉट ऐसे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे डॉट दिखने लग जाते हैं, लंबे लंबे ऐसे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी डॉट या प्लग बोलते हैं, अपर्दन के कारण होते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो मेरे दोस्तों, एक डेविल टावर कर लेना, इसको बोलते हैं डेविल टावर, ये यूएसए में ही है। और एक है वाइमिंग, वाइमिंग स्टेट है ना, वहीं पर है यूएसए में, वहां पर आपको बहुत सारे डॉट देखने को मिल जाएंगे, ज्वालामुखी डॉट, वॉल्केनो प्लग। अब देखो कोई आपसे बोलते साहब ज्वालामुखी के प्रकार बता दो, तो देखो सबसे बेसिक प्रकार हम मानते हैं, आपको जो बेसिक हमारे एनसीईआरटी में मिलेगा। अब देखो ज्योग्राफी में आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, तो ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं बट हम हमारे जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कोई टॉपिक छूटे नहीं, उस हिसाब से भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए। ज्वालामुखी के प्रकार की यदि हम बात करें तो उद्गार की अवधि के आधार पर, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, उद्गार की अवधि के आधार पर या अंतराल के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। मतलब कि एक तो भैया निकलते रह रहा है, लावा निकलते रह रहा है, निकलते रह रहा है, ठीक है ना। एक है भैया ये पता नहीं कब फट जाए, अभी तो शांत है लेकिन कभी कब फट जाए। एक है भैया डेड, मरा हुआ है। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो पहला हो गया आपका जागृत, ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें वर्तमान में भी जो पदार्थ हैं वह बाहर निकलते रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप, एक आप सभी जानते हैं कि बैरन, बैरन आइलैंड में है एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा, ये भारत में, ठीक है। दूसरा विश्व का सबसे ऊंचाई पे सक्रिय जो है वो है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ये कहाँ है साहब, इक्वेडोर, इक्वेडोर में है सबसे ऊंचाई पे। क्लियर? एक आपका स्ट्रॉम्बेली जो हमने अभी देखा भी था,
कहाँ पर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इटली में है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब क्या है, इसमें से निकलता रहता है तो दूर से भूमध्य सागर में दिख जाता है कि भैया चमकता रहता है ना, तो इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। स्ट्रॉम्बेली इटली में, ये एक्टिव वॉल्केनो बैरन कोटोपैक्सी स्ट्रॉम्बेली। देखो कई बार मेंस में पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि बताइए दो 2 नंबर का कोई प्रश्न आ गया तो पूछ लेते हैं, बताइए 2 एक्टिव ज्वालामुखी के नाम बताइए। बड़ा सरल सा प्रश्न होता है और फिर हमारे से गलत हो जाता है 2 नंबर का। हाँ, ये याद कर लो, बैरन कोटोपैक्सी स्ट्रॉम्बेली। अच्छा अगला, मृत ज्वालामुखी कौन होंगे, वह ज्वालामुखी जिनके भविष्य में भी कोई उद्गार की संभावना नहीं होती, उनको मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। अच्छा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एकनगुआ। एकनगुआ कहाँ है साहब, साउथ अमेरिका में। कहाँ है, एग्जाम्पल का एकनगुआ साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, एकनगुआ वहीं पर अवस्थित है ना। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर है, लेकिन कैसा है, शांत है। अब ऑप्शन आ जाए कि भैया सबसे ऊंचा डेड वॉल्केनो बताओ, और उसमें एकनगुआ भी दे रखा हो और आपका कोटोपैक्स से भी दे रखा हो, तो आप किस पे टिक लगा के आओगे, आप लगा के आओगे एकनगुआ पे, क्योंकि आपसे डेड शांत ज्वालामुखी के बारे में पूछा है, ना कि जागृत ज्वालामुखी के बारे में पूछा है। क्लियर, चलो। और सबसे ऊंचा पूछ लिया जाए और जिसमें इक्वाडोर भी और एकनगुआ भी हो तो एकनगुआ को आप कर देना टिक। अब इसी में एक एग्जांपल और आप करना, माउंट पोपा। माउंट पोपा ये है साहब आपके म्यांमार में। पापा जी कैसे हो रहे हैं, बड़े बड़े। अब शांत रहते हैं, पिटाई उटाई नहीं करते हैं, हम तो हिंदी का वर्ड पकड़ के चलते हैं, ठीक है। माउंट पोपा, एक उदाहरण और कर लो, देव मन कोह सुल्तान, ये कहाँ है साहब, ईरान में। ये कहाँ है, देवमन को सुल्तान, सुल्तान को कर दिया, मृत कर दिया, मार दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है देखो इनके। डोरमेंट, डोरमेंट क्या हो गया, वर्तमान में तो कोई पदार्थ निकलने की संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके सक्रिय होने की संभावना है, कभी भी फट सकता है। इनमें फ्यूजामा, फ्यूजिमा जो है आपका जापान में, एक एग्जाम्पल तो इसका इंपॉर्टेंट ये हो गया। एक आपका विसुवियस, ये भी इटली में है, विसुवियस, ये कहाँ है साहब, इटली में है। अच्छा इसी में एक तीसरा एग्जाम्पल और ले लो, क्राकाटुआ। हाँ, क्राकाटुआ, और ये अवस्थित है सब आपके इंडोनेशिया में। कहाँ है सब, इंडोनेशिया में। क्लियर, प्रकार भी देख लिए हमने, आगे बढ़े। देखो इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप है ना रिलेशन बना के याद करना। जैसे मैंने आपको कहा माउंट पोपा, पापा जी शांत है अभी सो रहे हैं, पिटाई उटाई नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार से लेकर चलना। तो आप बता देंगे कहाँ है, म्यांमार में है। अब मैंने क्यों पिटाई बोला पिताजी को, क्योंकि भैया ये मार जुड़ा है ना, इससे आप रिलेट कर लोगे, पोपा पापा मार नहीं रहे, इसका मतलब अभी शांति से बैठे हुए। दे मन को सुल्तान, सुल्तान ईरान आप कर ही लेना, इसको रिलेशन बना लेना, सुल्तान को आपने मार दिया। इस प्रकार से यदि आप इनका रिलेशन बना के याद करोगे तो आपका याद भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ठीक भी करा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो सर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अब हम ज्वालामुखी के, वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आ, ये जो वितरण देख रहे हो आप ज्वालामुखी का, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है, ये वितरण कोई विशेष क्रम के अनुसार ही हुआ है ना। ये देखो आप देख रहे हो इधर इधर ये रेड रेड दिख रहा है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ले लेते हैं अपन। ये क्या एक विशेष क्रम में ही आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी दिख रहा होगा, अधिकांश ज्वालामुखी आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये समुद्र के तटों पर दिख रहे हैं या इनके निकट द्वीपों पर ये स्थित हैं, क्योंकि इन भागों में समुद्र जल के भूगर्भ में पहुंचने की संभावना अधिक होती है। तो ये आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा भैया प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं आपके, आप देखो नवीन वलित पर्वत जहाँ पर हैं, जैसे कि एक तो ये रिंग और फायर हो गया, और दूसरा भैया जैसे आपके गोल्डन माउंटेन्स वाला क्षेत्र इसमें नहीं है। तो दूसरा पार्ट है जो भारत और अपने भूमध्य सागर से होता हुआ आ रहा है, वो नवीन वलित पर्वत का क्षेत्र है, वो भी मैं लगा देता हूँ, रुको।
इसमें देख लो, ये तो हमारा रिंग ऑफ फायर बोलते ही हैं, ठीक है। ये देखो पूरा रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन में है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं कि यहाँ पर क्या भैया ज्वालामुखी है। कहाँ दिखेंगे आपको, तटीय इलाके पर दिख रहे हैं। क्लियर। अच्छा दूसरा मैंने आपसे बोला फोल्डेड माउंटेन्स का। फोल्डेड माउंटेन से तात्पर्य हो गया भैया, जैसे कि ये फोल्डेड मतलब कि जहाँ नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर भी हमारे देखने को मिल रहे हैं, ये सारा आपका इधर फोल्डेड माउंटेन भी है और आपका ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी है, ठीक है ना। अब एक्चुअली इनमें क्या है दोस्तों, जो पर्वत जो होते हैं निर्माणकारी हलचलों के कारण इनके दरार पड़ जाती हैं, ठीक है ना, और भूपटल बहुत पतला और दुर्बल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से वॉल्केनो निकल के आ जाते हैं। क्लियर। ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं, इसको आप एक बार नजर जरूर मार लेना। ये जो वलन की बात कर रहे थे दोस्तों, अफ्रीका में देखो ये फट रही है ना जमीन, तो इसमें से भी क्या होता है, ये वॉल्केनो निकल आता है, कमजोर हो जाती है पृथ्वी और नीचे से आपके मैग्मा निकल आता है, और ऊपर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्केनो बोलेंगे। क्लियर। अब देखो मैं आपसे कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लावा के जो पठार होते हैं, ठीक है ना, उनकी कुछ आकृति होती है, स्थल आकृति होती है, जिनको भी देख लो। उनमें से एक आकृति है मैसा और एक आकृति है बूटी। मैसा और बूटी ये कौन सी आकृति है, ये होता है क्या दोस्तों, इसको ऐसे समझ लो, ये हमारा भूपटल है और इसके बीच में दरार है, तो इस दरार से होके यह मैग्मा आ जाता है, ठीक है, और ये लावा जब ऊपर आ जाता है धरती पर, तो इससे जो संरचना बनती है वह मैसा और बूटी करके दो संरचना बनती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ये लो, उसको थोड़ा सा और मैं स्पष्ट आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका मैग्मा का चैम्बर हो गया, ये यहाँ से निकला और यहाँ पर आपकी ये आकृति बना दी, ठीक है। दो प्रकार की आकृतियों की बात कर लेते हैं, मैसा और बूटी। भूपटल को तोड़कर किसी भी दरार के माध्यम से सतह पर आ जाते हैं, इसको दरारी एक तो उद्गार कहते हैं। कौन सा ज्वालामुखी, दरारी उद्गार, ठीक है। और एक हो गया, इसमें जो लावा निकलता है पतला लावा निकलता है, पतला लावा निकल रहा है तभी देखो डोम नहीं बन रहा ना। ज्वालामुखी पठार की उत्पत्ति इससे जरूर होती है, किससे, दरारी उद्गार के रूप वाले ज्वालामुखी में। देखो अभी हमने जो ज्वालामुखी के प्रकार तीन देखे थे ना, जिसमें से एक हमने देखा था भैया कि एक डोरमेंट है, एक आपका भैया एक्टिव है, एक आपका डेड है, तो लेकिन एक प्रकार तो ये हो गया ज्वालामुखी अंतराल के अनुसार। एक ज्वालामुखी के प्रकारों में ये भी आता है कि उद्गार और उद्गार के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय उद्गार होता है, एक दरारी उद्गार होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, दरारी उद्गार की बात कर रहे हैं। दरारी उद्गार के अंतर्गत दो आप ये देख लो, मैसा और बूटी, ये भौतिक स्थल करती होती हैं लावा पठार के रूप में, इनको देख लेते हैं, ठीक है। और इनमें बेसाल्टिक संरचना होती है, बेसाल्टिक संरचना वाले जैसे दक्कन का लावा पठार है भारत में, ये कैसा है, बेसाल्टिक है। दरारी उद्गार का ज्वालामुखी का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलो अब हम एक बार मैसा देख लेते हैं। मैसा पठार की आप एक बार डायग्राम समझे। ये ऐसा मैसा पठार का डायग्राम, कैसे स्थला करती है, मैसा पठार। और ये क्या है साहब, नदी घाटी है, क्या है साहब, ये नदी घाटी है, ये भी नदी घाटी है और ये भी नदी घाटी है। इन दो नदी घाटी के बीच में यह जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, ज्वालामुखी पठार, ये ज्वालामुखी पठार। क्लियर। अब हम मैसा पठार के लिए क्या बोलेंगे, जब मैग्मा का जमाव, किसका जमाव, ध्यान रखो, मैग्मा का, ऊपर बाहर आ गया, जब मैग्मा का जमाव मेज या टेबल की आकृति का होता है, मेज या टेबल की आकृति का होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, मैसा, मैसा बोलते हैं ना, मैसा कहते हैं। देखो मेज बन रही है ना, ये मेज जैसी आकृति बन रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेज जैसी आकृति। म से मैसा, म से मेज या टेबल की आकृति से बनता है, तो इसको मैसा कहते हैं। और ये सामान्यतः दो नदी घाटियों के बीच में मिलेगा आपको, क्या, दो नदी घाटियों के बीच में ज्वालामुखी पठार की आकृति मेज की तरह हो जाती है, और ये आकृति इसी वजह से हो रही है कि दोनों तरफ नदी घाटी है। क्लियर। ये
इसी को मेजा पठार बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी याद कर लेना, इसका एग्जाम्पल है साहब ग्रांड मेसा। ग्रांड मेसा प्रमुख है, ठीक है। दूसरा देखो साहब, अब बूटी में क्या है, देखो ये तो चौड़ी है, टेबल कैसी है, ये चौड़ी है। इसका जो चित्र बनेगा, ये हो गया सब, और इसमें ये अब क्या फर्क दिख रहा है, नदी घाटी एक तो चौड़ी दिख रही है ना आपको, ये देखो नदी घाटी चौड़ी भी है इसमें और गहरी भी है। और ये आपके हो गया सब बूटी पठार, ये बूटी पठार, इसको क्या बोलेंगे साहब, बूटी पठार बोलेंगे। देखो मैसा का संकुचित जो रूप होता है, मैसा का संकुचित रूप को ही हम बोलते हैं बूटी पठार, ठीक है। ये जब बन जाती है, जब नदी घाटियों की एक तो गहराई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, तो ये जो मैसा है ये संकरा हो जाता है। देखो क्या है, अब जैसे ये एक तो गहरी होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी नदी घाटी, तो क्या होता जाएगा, ये मैसा का जो पठार जिसको हम कहते हैं ये संकुचित रूप में आ जाएगा, संकरा हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बूटी पठार बोलते हैं। क्लियर। अब एक चीज और समझ लो, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मैंने आपसे लावा की प्रकृति की बात करी थी ना, एक लावा मैंने आपसे कहा था अम्लीय और दूसरा क्षारीय। दो प्रकार के लावा हम देखते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। इनमें आपको बेसिक डिफरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो अम्लीय लावा में मैंने क्या बताया था, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लगभग 70 से 80% की इनकी मात्रा होती है। क्लियर। कैसा होता है, सिलिका ज्यादा होता है, इसलिए ये कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ये जितने भी अभी कांच बनते हैं ना, सब सिलिका से बनते हैं, इसलिए गाढ़ा होता है, ठीक है ना। और जो इसका उद्गार होगा, उसमें आप क्या देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत आपको ऊंचे मिलते हैं, ज्वालामुखी जो पर्वत मिलेंगे आपको, वो आपको ऊंचे मिलेंगे। क्लियर है। क्षारीय में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें भैया सिलिका की मात्रा कम होती है, क्षारीय में 40% से लेस देन होती है, और इसी की वजह से क्या होता है ये दोस्तों, पतला होता है क्षारीय बेसाल्टिक जो आपने देखा था। क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसकी वजह से इसके जो ज्वालामुखी पठार बनते हैं, पर्वत तो बनेंगे नहीं, पठार ही बनेंगे, फैल जाता है। जिसके जो ज्वालामुखी पठार बनेंगे वह कम ऊंचाई वाले पर्वत बनते हैं। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ज्वालामुखी के बेसिक बेसिक और अच्छे से सारे उसमें टॉपिक हमने कवर करने का प्रयास किया है शॉर्ट वीडियो में। अब देखो ज्वालामुखी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना सामान्यतः, वो जो हमारे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा आने को मिल संभावना रहती है, मेंस में। और प्री में आपको ये जो मैंने कुछ नाम आपके साथ डिस्कस किए हैं वॉल्केनो के, वो एक बार आपको आने ही आने चाहिए, उनका स्थान आपको ध्यान में होना चाहिए, मतलब अवस्थिति उनकी ध्यान में होनी चाहिए। और इसका एक मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा ज्वालामुखी के नामों का। तो वो, लेकिन मेरी आपसे आग्रह तो ऐसा है कि जब हम मैपिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको विश्व में प्रमुख प्रमुख ज्वालामुखी जहाँ जहाँ है वो सब करा दूंगा, ठीक है। अलग से आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो है ये बेसिक चीज तो आपको सारी आनी आनी चाहिए। और इसके अंतर्गत मैंने जो जो ज्वालामुखी जिस जिसके हेड के अंतर्गत आपसे चर्चा करिए, उन सबको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलें साहब आगे। आगे क्या मतलब कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आशा करता हूँ इसमें कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैसेज किस पे करोगे, आपको ध्यान ही है, 8619059751, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज कर लेना, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। क्लियर। कोई भी समस्या हो मुझे मैसेज करना, कोई इसमें डाउट हो तो उसको भी कर लेंगे। और आपको लगता है सर ज्वालामुखी में कोई छोटा मोटा टॉपिक आपको लगता है सर ये मेरे समझ में नहीं आया, तो पुनः उसके लिए हम चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या क्या होते हैं वो भैया आगे भेज देना।